प्रणाम। हमारा आज का गुरु मंत्र है, मैं अपने काम को 100% मन लगाकर करूँगा, या मैं अपने काम को 100% मन लगाकर करूँगी। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को 100% मन लगाकर ही करता है, लेकिन कई बार उसे स्वयं को पता ही नहीं चलता कि वो कर रहा है वो 100% है या नहीं। 100% का ज्ञान हमें हमारे आसपास के लोग करवाते हैं। अगर कुछ कमी रह जाती है तो हमें बताते हैं, लेकिन ये मनुष्य ये दूसरे की सुनता ही कहाँ है। अपने आप को एक महान आत्मा समझने लगता है और दूसरे बताते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को सर्वोत्तम ही मानता है, सुनता ही नहीं है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे वेल विशर होते हैं, हमारा भला चाहने वाले होते हैं। वो हमें एक सही प्रकार की गाइडलाइन दिखाते हैं, एक मार्गदर्शक देते हैं, लेकिन हम उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आप अपने काम का स्वयं मूल्यांकन करना सीखें। यदि आप एक अध्यापक हैं तो आप अपनी क्लास का जो पढ़ाया हुआ रूप है, आपने किसी वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपने वीडियो को खुद देखें और देखें कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो हर किसी को समझ आ रहा है। तो इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा। और आप और भी अगर फील्ड में हैं तो वहाँ भी आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों के यहाँ भी रिकॉर्डिंग होती है, आप चेक कीजिए उन रिकॉर्डिंग को कि मैंने, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप चेक कीजिए कि मैंने ठीक से बैटिंग की है या नहीं की, मैंने बॉलिंग की है कि नहीं की, मैंने फील्डिंग ठीक से की है कि नहीं की। अगर वॉलीबॉल प्लेयर हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद चेक कीजिए, खुद देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या मुझसे कहीं गलती हो रही है, क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ या नहीं। तो इससे क्या आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपना 100% दे पाएंगे। अपना 100% देने से मतलब होता है कि आप जिस काम को प्यार करते हैं उस काम को ही यदि कर रहे हैं तो ही आप अपना 100% दे पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं वास्तव में वो हमारी रुचि के अनुरूप कार्य होता ही नहीं है, तो उस कार्य में हम 100% कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन में कोई और काम चल रहा है और हम कर कोई और काम रहे हैं। तो इससे हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कुछ व्यक्तियों की घर से ही प्रॉब्लम होती है, वो बनना चाहते हैं कुछ, लेकिन माता पिता बना देते हैं कुछ। अब जो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस फील्ड में वो कैसे क्या कर पाएगा। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इंसान करने निकलता है कुछ और बन जाता है कुछ, और फिर वो अपना 100% वहाँ पर नहीं दे पाता है। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, वो एक कवि थे। अगर वो चाहते कि मेरा बेटा एक कवि बने, लेकिन अमिताभ बच्चन के जो मन में है वो तो अभिनेता बनने का था। अगर वो कवि बन भी जाते तो उनके जो हृदय में एक्टिंग बसी हुई है वो उस कवित्व में नहीं निकाल पाते। तो उन्होंने अपना रास्ता चुना और आज एक सफल अभिनेता हैं। महेंद्र सिंह धोनी, माही, अगर टीटी की नौकरी ही करते रहते तो 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें हमें जीत कौन दिलाता। तो उसने भी अपने कैरियर को समझा, जाना और इस फील्ड में आए। अपनी खड़गपुर वाली रेलवे स्टेशन की टीटी की नौकरी को छोड़कर इस भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए और 2011 में हमें विजेता बनाया। बैंकॉक थाईलैंड में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले और अपनी पॉकेट मनी कमाने वाले वेटर की जॉब और शेफ की जॉब
करने वाले अक्षय कुमार को क्या पता था कि उसकी लाइफ का जो मकसद है वो फिल्म इंडस्ट्री है, अभिनेता बनना है। लेकिन उसने अपने शौक को पहचाना, सही लाइन में आए और आज एक सुपरस्टार के रूप में काम कर रहे हैं। कुली और कारपेंटर की नौकरी करने वाले, बेंगलोर की सड़कों पर बसों में कंडक्टरी करने वाले रजनीकांत को भी अपने शौक का नहीं पता था। लेकिन जब उसने अपने शौक को पहचाना तो वो इस इंडस्ट्री में आए और आज आप भली भांति जानते हैं कि एशिया का जो सबसे महंगा स्टार है वो रजनीकांत है। 200 से ज़्यादा फिल्में वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी रुचि जिस फील्ड में है आप उसी फील्ड में जाइए। ऐसा ना हो कि 40 साल कहीं और काम करने के बाद में आपका मन बोले कि मेरी रुचि इस फील्ड में है और आप उस फील्ड में काम करना शुरू करें। आपको तरक्की बाद में भी मिलने वाली है, लेकिन आप अगर सही समय पर अपनी फील्ड को पहचान लेते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो स्पेशली अभी स्टूडेंट है, मेरा उनसे यही है कहना कि आप अपनी शौक को पहचानिए, अपनी रुचि पहचानिए, अपना इंटरेस्ट पहचानिए और आप उसी फील्ड में जाइए जिस फील्ड में आपका मन गवाही दे रहा है। क्योंकि जब आप काम करेंगे तो काम आपको काम लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और आप उसको अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए आज का गुरु मंत्र यही है कि मैं अपने काम को 100% मन लगाकर करूँगा या मैं अपने काम को 100% मन लगाकर करूंगी। आज का कैरियर, जिनको अपने कैरियर में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है, सिल्वर मेडल लाना है या ब्रॉन्ज लाना है, वो अपना ख्वाब डायरी और पेन पे कैसे लिखेंगे? अपनी डायरी में लिखना शुरू कीजिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया, मैं अपने इतने सालों की मेहनत का सर्वश्रेष्ठ आज दे रहा हूं। मैं इस प्रतिस्पर्धा में अपना बेस्ट दे रहा हूं और मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपने देश में आया हूं। मेरा एयरपोर्ट पर से ही स्वागत होना शुरू हो गया है और एक बहुत बड़े स्टेडियम में मेरा स्वागत समारोह रखा गया है। लोगों की भीड़ से ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और मुझे यहाँ पे दोबारा से सम्मानित किया जा रहा है। बस मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का आज़ादी के बाद का ओलंपिक में अब तक का जो सफ़र रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। 1952 में के.डी. जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। बात 1952 की है, लेकिन 1952 के बाद में 44 साल के बाद 1996 में लिएंडर पेस ने टेनिस के सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 1996 के बाद में तो जैसे हिंदुस्तान का कैरियर उज्जवल होता चला गया। सही 4 साल बाद में जब 2000 में प्रतियोगिता हुई तो कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। अगले साल जब 4 साल बाद फिर से प्रतिस्पर्धा हुई तो राजवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल लाकर भारत की शान बढ़ाई। और फिर 2008 में 3 मेडल आए। 2008 में अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग में गोल्ड लेकर आए, यह भारत का पहला गोल्ड था। 2008 में ही सुशील कुमार ने रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल देकर शान रोशन किया। 2008 में ही विजेंद्र सिंह जी ने बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2012 हमारे पास 6 मेडल्स आए। 2012 में विजय कुमार जो कि शूटिंग से थे, उन्होंने सिल्वर हासिल किया। 2012 में दूसरी बार सुशील कुमार ने रेसलिंग के अंदर यहाँ पे सिल्वर लिया। 2012 में ही मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज लिया। 2012 में ही सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन के अंदर
ब्रोंज लिया। 2012 में ही गगन नारंग ने शूटिंग के अंदर ब्रोंज लिया। 2012 में योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग के अंदर ब्रोंज लिया। उसके बाद 2016 में 2 मेडल आए। पहला साक्षी मलिक का रेसलिंग के अंदर ब्रोंज और दूसरा पीवी सिंधु का बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल। ये थी भारत की अब तक की उपलब्धि। लेकिन अब हम में से कौन क्या मेडल लेके आने वाला, ये हमें डिसाइड करना है। अपनी तैयारी को इस कदर कर दो कि आपका गोल्ड आपके सपनों में दिखाई देने लग जाए और सपना कब हकीकत बन जाए ये आप अपनी खुली आंखों से देख सके। मुश्किल कुछ नहीं होता है, इरादे जबरदस्त होने चाहिए, इरादों में जान होनी चाहिए। आपका लक्ष्य आपके सामने है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस आपको अपनी मेहनत पे खरा उतरना है, रोजाना निरंतर अभ्यास करना है और इस अभ्यास के बलबूते पर ही आप अपने आप को गोल्ड दिला पाएंगे और मेहनत सफल होकर रहेगी। ये तो सब जानते ही हैं, जितना कठोर परिश्रम होगा उसका परिणाम उतना ही मीठा रहने वाला है। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आप मेहनत करते रहिए, गोल्ड आपका इंतजार कर रहा है। भारत को कब कामयाबी मिलेगी? जब आप अपने मन में ठान लेंगे कि हमें गोल्ड लेके आना है और गोल्ड हमारे हिस्से में आएगा, भारत के हिस्से में आएगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।